सार्थक खुद कुछ व्यक्तिगत खोज कर रहा था। धैर्य ने उसे जो बताया था वो इस समय उसके बारे में सोच रहा था और बाकी सदस्यों को सूचित करने के बारे में सोच रहा था। सार्थक सोच रहा था कि क्या उन्होंने जो डेमन लेवल बीस्ट ग्रह पर जाने का प्लान बनाया था वो सही था या नहीं। सार्थक ने कायरा की ओर देखे बिना ही कहा, कायरा तुम अभी मुझे परेशान मत करो, मतलब अभी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे कुछ काम है। बाकी लोगों ने सार्थक की ओर ऐसे देखा मानो उसने कोई अविश्वसनीय रूप से असभ्य कार्य कर दिया हो। नितिन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या यार सार्थक, क्या तुम्हें सचमुच इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए? सार्थक ने सोचा, अच्छी? सार्थक ने सोचा कि अभी नितिन और बाकी लोगों ने वो नहीं देखा है कि वो सो कॉल्ड अच्छी लड़की क्या क्या कर सकती है और सार्थक ने उसे क्या क्या करते हुए देखा था। शायद नितिन और बाकी लोगों को सार्थक की टोन असभ्य लग रही थी, लेकिन जिस हिसाब से कायरा की हरकतें थीं जो उसने लोगों के साथ किया, उसके बाद सार्थक को लगा कि वो काफी विनम्र था। सैम ने कहा, नितिन का मतलब है कि तुम कम से कम सुन तो सकते हो ना कि कायरा क्या कहना चाहती है। शर्म से नितिन और सैम के चेहरे लाल हो गए। ये देखकर स्पष्ट था कि वो पूरी तरह से गलत कारणों से कायरा के पक्ष में थे। सार्थक ये देखकर आश्चर्यचकित होने लगा था कि क्या कायरा ने इन दोनों लड़कों के ऊपर अपने चार्म स्किल का इस्तेमाल किया था या क्या वो वास्तव में सिर्फ एक लड़की को देखकर बेवकूफ बन गए थे। सार्थक अपनी कुर्सी पर घूमा और कायरा की ओर देखा। सार्थक ने कहा, हाँ अच्छा तो बताओ, तुम क्या कहना चाहती थी? सार्थक अपनी बात खत्म करने से पहले एक सेकंड के लिए रुका। सार्थक ने पूछा, एक मिनट, पहले ये बताओ कि तुमने पॉल को संयोग से कहीं देखा है? क्या तुम्हें पता है पॉल कहाँ है? इसका कारण यह है कि पॉल को भी इस मीटिंग का हिस्सा बनना था, लेकिन उसने मान लिया था कि वो कायरा के पीछे पीछे आने के कारण नहीं आया है। अब सार्थक के दिमाग में तरह तरह के विचार घूम रहे थे। सार्थक खुद में सोच रहा था, मैंने उस बेवकूफ से कहा था कि ध्यान से रहना और मरना मत। क्या पॉल के साथ सचमुच कुछ हो गया है? और क्या किसी ने उसके साथ कुछ करने की कोशिश तो नहीं की? अपनी सीट से उठकर सार्थक ने तुरंत कायरा को कमरे से बाहर खींच लिया और उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया। नितिन अभी भी फुसफुसा कर बात कर रहा था, उन दोनों को हुआ क्या है? पार्थ ने मजाक में कहा, वो प्रेमी अक्सर झगड़ते बहुत हैं ना। पार्थ ने भले ही ये बात मजाक में कही थी, लेकिन नितिन और सैम दोनों ने इसे बहुत गंभीरता से ले लिया। जैसे ही वो पीछे मुड़े, उनकी आंखों में आग की लपटें थी। पार्थ ने लापरवाही से कहा, ओ प्लीज यार, मेरी बहन उससे भी ज्यादा सुंदर है। नितिन ने कहा, ओ ब्रो प्लीज। नितिन ने अचानक अपनी सीट छोड़ दी थी और अब वो पहले से ही पार्थ के ठीक बगल में अपने घुटनों पर बैठा था। नितिन इतना उत्साहित था कि वो अब तक देखे गए किसी भी वैम्पायर से ज्यादा तेज चला था और पार्थ से कहा, देखो अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो प्लीज मेरे लिए उनके सामने हमेशा अच्छा ही कहना। तुम देखो ना, मैं बचपन से लेकर 19 साल तक अकेला रहा हूं और किसे पता कि मैं युद्ध के मैदान में कब मारा जाऊंगा, और मैं एक जीवन साथी होने के एहसास का अनुभव किए बिना इस दुनिया को नहीं छोड़ना चाहता। पार्थ के लिए नितिन का यह व्यवहार थोड़ा अजीब था। पार्थ थोड़ा पीछे हटने लगा। पार्थ ने कहा, अब मेरा मतलब है ये सच है, लेकिन मेरी बहन आप लोगों के लिए थोड़ी बड़ी है और वो बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। वास्तव में ना वो बहुत अकड़ू है, अकड़ू, और बहुत बहुत चिड़चिड़ी भी है। नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की लग रही है, बिल्कुल टीचर चांदनी की तरह। पार्थ चौंक गया। तभी पार्थ को इसका पता चला। कुछ समय के लिए उसकी बहन टीचर बनकर पृथ्वी पर आई थी और अभी नितिन की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो नितिन के स्कूल में आई होगी, क्योंकि नितिन ने अभी चांदनी का नाम लिया। पार्थ को समझ आ गया कि चांदनी ने ही इन दोनों गधों को पढ़ाया था। पार्थ ने जोर देकर कहा, अरे जब मैं कह रहा हूं कि मेरी बहन तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी है तो मेरा वास्तव में मतलब है कि वो बहुत बूढ़ी है बे। कमांड रूम के एक तरफ पीछे सार्थक ने कायरा को दीवार से सटा दिया था और कायरा बता सकती थी कि सार्थक बहुत सीरियस और गुस्से में है, क्योंकि सार्थक की आंखें लाल चमक रही थी। सार्थक ने गुस्से में कायरा की आंखों में देखते हुए पूछा, मुझे बताओ पॉल को क्या हुआ है? कायरा वास्तव में महसूस कर सकती थी कि इन्फ्लुएंस स्किल सार्थक पर काम नहीं कर रहा था। कायरा का इन्फ्लुएंस स्किल सार्थक को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर रहा था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। केवल लॉर्ड लेवल के लीडर ही उसे नियंत्रित कर सकते थे। फिर भी उसने दोबारा सोचा और फिर भी सच्चाई से जवाब दिया। कायरा ने कहा, मुझे नहीं पता कि पॉल को क्या हुआ, मैं तुम्हें कुछ और बताने के लिए यहां आई हूं, कुछ बहुत जरूरी। कायरा ने सार्थक से विनती की कि वो उसकी बात सुने। सार्थक ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ। सार्थक ने कायरा को पीछे की दीवार पर धक्का दे दिया। कायरा ने देखा कि वो उसके प्रभाव से मुक्त हो गई है। जितना उसने सोचा था, सार्थक उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। सार्थक ने कहा, जब पॉल और मैंने आखिरी बार बात की थी तो उसने कहा था कि वो क्रो बेस पर तुम्हारा पीछा करने गया था। कायरा ने कहा, वापस क्रो बेस पर? ओ नहीं।
इधर क्रो बेस पर दूसरी तरफ गली से नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर वापस भाग रहा था। पॉल इन दोनों वैम्पायर्स को उस बूढ़े के पीछे जाने नहीं दे रहा था। काजल ने पॉल को देखकर कहा, ओह, एक और वैम्पायर। तापस ने कहा, यह जरूर 10वें परिवार से लग रहा है। मैं अनुमान लगा रहा हूं क्योंकि वो अकेले ऐसे परिवार के लोग हैं जो यहां इस ग्रह पर होने चाहिए। तापस ने पॉल से कहा, क्या तुम नाराज हो कि तुमने हमारे साथ हमारी बात साझा करने की पेशकश नहीं की? पॉल ने कहा, तुम उस आदमी को चोट पहुंचाने वाले थे। अगर मैं तुम्हारा पीछा कर पाता और देख पाता कि तुम क्या कर रहे हो, तो शायद एक इंसान भी ऐसा कर सकता है। पॉल अपने सामने वैम्पायर्स की ताकत को न जानते हुए अपने शब्दों से सावधान रहना चाहता था। वो इस लड़ाई को बिना लड़े ही जीतने की कोशिश कर रहा था, और पॉल ये भी जानता था कि कायरा और बाकी लोगों के बेस पर उन्होंने नियमों का बहुत सम्मान किया था। तापस ने कहा, अरे काजल, हमारे प्लान में थोड़ा चेंज कैसा रहेगा? मुझे आश्चर्य है कि 10वां लीडर अपने ही वैम्पायर्स में से एक को मरा हुआ पाकर कैसी प्रतिक्रिया देगा। क्या वो गुस्से में आकर यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि यह घिनौना काम किसने किया है? शायद हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे और वो हमारे लिए इंसानों के खिलाफ हिंसा करना शुरू कर देगा। क्यों, ऐसा है ना? ऐसा लग रहा था जैसे पॉल को इन दोनों को समझाने की जो भी उम्मीदें थी वो सब खत्म हो गई थी। पहले पॉल को लगा था कि वो इन दोनों को प्यार से समझाएगा तो शायद कायरा की तरह वो समझ जाएंगे और अपने बुरे इरादों को खत्म कर देंगे, पर पॉल गलत था। पॉल को समझ आ गया था कि वो लोग इतनी आसानी से उसकी बात नहीं समझेंगे और यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सार्थक के लिए परेशानी पैदा करने के लिए यहां आए थे। यदि पॉल को अनुमान लगाना होता तो पॉल ने सोचा कि शायद ये वही गंजे सिर वाला वैम्पायर होगा जो पहली बार में ही ये सब कुछ करने के लिए सार्थक के खिलाफ लग रहा था। पॉल केवल एक बार ही वैम्पायर काउंसिल रूम में गया था, लेकिन पॉल को उस गंजे सिर वाले वैम्पायर पर भरोसा नहीं था। पॉल ने तुरंत अपने हाथ बगल में रखते हुए उन दोनों क्लॉज को जोड़ दिया जो सार्थक ने उसे दिए थे। एलेक्स ने उन क्लॉज को सुधार कर और भी ज्यादा बढ़िया बना दिया था और अब वो क्लॉज एडवांस लेवल पर थे। पॉल अपने पास खड़ी वैम्पायर काजल को मारने की कोशिश में एकदम से घूमा, लेकिन तापस ने काजल को प्रहार से बचाने के लिए उसके शरीर को बहुत तेजी से पीछे खींच लिया और फिर एक लात मारकर पॉल के ऊपर कूद गया। अपने हाथ उठाकर पॉल हमले को रोकने में सक्षम था और तापस के पैर पर हल्की सी खरोंच आ गई थी। कुछ अजीब सा महसूस करते हुए तापस ने अपना पैर कई बार जमीन पर पटका। काजल ने पूछा, तापस, क्या तुम ठीक हो? तापस ने कराहते हुए कहा, हाँ हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये आदमी एक पॉइजन यूजर है। फिलहाल पॉल की जहर वाली शक्ति 5वें लेवल पर थी, पर इस शक्ति का असर इंसानों के विपरीत वैम्पायर शरीर के विरुद्ध इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं थी। फिर भी इस लेवल पर पॉल के पास जहर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था और वो केवल अपनी कुछ चीजों को ही साथ जोड़ सकता था, या जिन लोगों को उसने छुआ था उन्हें वो संक्रमित कर सकता था, जिससे दुश्मन के लिए लड़ाई थोड़ी और मुश्किल हो जाती। तापस ने कहा, दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए हमारे स्किल्स के लिए हमें तुम्हारे करीब आने की जहमत उठाने की भी जरूरत नहीं है। पॉल फिर से आगे बढ़ गया। वो हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार इससे पहले कि वो उन दोनों तक पहुंच पाता, पॉल को किसी चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी। पॉल ने अभी तक उन दोनों को छुआ भी नहीं था, फिर भी उसे लगा कि कोई तेज शक्ति उस पर प्रहार कर रही है। जैसे ही उसके हाथ हवा में वापस उछले, दूसरे ने हमला किया, लेकिन पॉल ने उसके हाथ तक पहुंचने से पहले ही लात मार दी। सालों तक उसका उपयोग न करने के बाद उसकी पुरानी इंद्रियां और लड़ने की शक्ति पॉल में अब वापस आ रही थी। भले ही उसकी उंगलियां और नाखून सीधे पॉल को नहीं छूते रहे थे, पर अचानक पॉल को महसूस हुआ कि उसके टखने को कई चोटें लगी हैं, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। यह खून से सना हुआ था और जब उसने अपना पैर वापस नीचे रखने की कोशिश की तो वो कमजोर था और थोड़ा झुक गया था। उसका वो पैर लड़खड़ा रहा था। इस बार लड़का वैम्पायर पॉल की ओर आया और पॉल ने हमले को टाल दिया, पर अपने पंजे से ऊपर की ओर मारा, लेकिन फिर से एक झटके में कई निशान उस पर लगे। पॉल ने कहा, यह इसकी शक्ति। तापस ने कहा, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। वैसे भी अब यह कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब तुम इस दुनिया में रहोगे ही नहीं। शायद उनमें से एक से लड़ते हुए पॉल काफी देर तक टिक सकता था और यह पता लगाने की कोशिश कर सकता था कि उनकी शक्ति कैसे काम करती है और उसके पास लड़ने का मौका रहता, लेकिन उनमें से दो के साथ पॉल के पास ठीक होने का समय भी नहीं था। पॉल दो लोगों से लड़ते हुए बहुत ज्यादा थक गया था और फिर शायद उनके हाथों मारा जाएगा, क्योंकि वो अभी इतना मजबूत नहीं था कि दो वैम्पायर्स के खिलाफ एक साथ लड़ सके। पॉल चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मुझे जीने की जरूरत है, वो लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। पॉल ने बिना रुके हमला करना जारी कर दिया। तापस और काजल ने अपना बचाव किया, फिर उल्टा पॉल पर हमला किया और कभी कभी चोट लगने पर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस दौरान पॉल के पूरे शरीर पर घाव बनने लगे और अंततः वो बढ़ने लगे। पॉल का पूरा शरीर देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बाघ ने मारा हो, फिर भी वो खड़ा था। तापस ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ओह, मुझे बहुत मजा आ रहा है।
पॉल की एक आंख इतनी बुरी तरह से कट गई थी कि वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था और वहीं खड़ा हाँफ रहा था। पॉल ने सोचा कि काश उसके पास अपनी पुरानी शक्ति होती, शायद तब वो इन दोनों को शांत कर सकता था। पॉल ने सोचा, यह संभवतः मेरी जिंदगी के आखिरी पल हो सकते हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या कर सकता था। तुम्हें क्या हो गया है पॉल? तुम अब बिल्कुल कूल नहीं रहे। जब पॉल ने कूल के बारे में सोचा तो उसके दिमाग में एक शख्स का नाम आया। युद्ध के मैदान में खून से लथपथ पॉल इस समय लाशों से घिरा हुआ था। तभी पॉल को कुछ दिखाई दिया। अगर पॉल की आंखें उसे धोखा नहीं दे रही थी तो पॉल सामने से उसी कूल आदमी को अपनी ओर आते हुए देख सकता था। पॉल ने जमीन पर गिरते हुए कहा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? कौन है ये कूल आदमी? कौन पॉल की जान बचाने आया है? क्या वो सार्थक है या फिर कायरा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माई वेम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉल दो लोगों का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि वो दो लोग असल में वैम्पायर हैं। काजल और तापस, दोनों भाई बहन, पॉल से लड़ते हुए उसे घायल कर देते हैं। पॉल का बहुत खून बह जाता है और उसे एक आंख से दिखना भी बंद हो जाता है। पॉल बेहोश होने वाला होता है तभी उसे कोई आदमी आता हुआ दिखाई देता है और पॉल समझ जाता है कि वो कौन है। जैसे ही तापस पलटकर पीछे देखता है कि पॉल किसे देख रहा था तो एक तेज गंध तापस की नाक में घुस जाती है और उसी समय उसके सीने पर एक लंबा सा कट मारा जाता है जिससे तापस तुरंत जमीन पर गिर जाता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सार्थक था जो पॉल को ढूंढते हुए यहां आया था। काजल ने उस आदमी को देखते हुए कहा, 10वें लीडर, तुम यहां क्या कर रहे हो? काजल के पैर कांप रहे थे। सार्थक ने काजल से कहा, तुमने मेरे एक आदमी को चोट पहुंचाई तो मुझे तो आना ही था। जब सार्थक ने कायरा का सामना किया और कायरा को एहसास हुआ कि संभवतः पॉल के साथ क्या हो सकता है तो कायरा ने सार्थक के सामने सारे राज उगलने का फैसला कर लिया था। एक प्रकार से कायरा पहले से ही थोड़ी परेशान थी। वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसे सार्थक को उन दो नए वैम्पायर्स के बारे में बताना चाहिए या नहीं। वो इस बारे में बड़बड़ाती रही कि यह कैसे घटित हुआ होगा। क्या यह हो सकता है कि पॉल ने वैम्पायर्स को दो लोगों को भेजने के बारे में बातें करते हुए सुना और इसलिए यह सब हुआ? फिर कायरा ने सोचा कि वो कहेगी कि अचानक उसने उनकी योजना सुन ली थी। सार्थक को वास्तव में यह जानने की इतनी परवाह नहीं थी कि वो उसे ऐसा क्यों बता रही थी, बल्कि वो खुश था कि उसने ऐसा किया था। शायद पॉल ने सही कहा था कि कायरा उतनी बुरी भी नहीं है जितना सार्थक उसे समझ रहा था। यह एक आश्चर्य के रूप में आया क्योंकि यह स्पष्ट रूप से वैम्पायर्स में से एक द्वारा रची गई एक चाल थी जिसमें सार्थक के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था और उस काउंसिल रूम में कई लोग थे। फिर भी किसी कारण से कायरा, जिसे सार्थक आज तक अपने खिलाफ समझता था, उसी कायरा ने सार्थक को आकर सब सच बताने का फैसला किया था। सार्थक कायरा की बात सुनते ही वहां से भाग गया, लेकिन फिर अचानक वो पीछे मुड़ा और चिल्लाया, थैंक यू कायरा। सार्थक के मुंह से यह शब्द सुनकर कायरा को अंदर से एक राहत मिली। अब उसे लगा कि उसने सही काम किया है। अब वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि पॉल को चोट न लगी हो, उन दो वैम्पायर्स ने उसे कोई नुकसान न पहुंचाया हो। कायरा इस बारे में सोचकर खुद बहुत आश्चर्यचकित हुई। पॉल, मैंने उसके बारे में क्यों सोचा? जब सार्थक क्रो बेस के पास पहुंचा तो पॉल के साथ सार्थक का कनेक्शन उसे तुरंत बता रहा था कि पॉल की जान खतरे में है। इस भावना का अनुसरण करने से सार्थक उस जगह जल्द ही पहुंच गया जहां पॉल था और सार्थक समझ गया था कि किसने पॉल को नुकसान पहुंचाया था। निश्चित रूप से सार्थक और पॉल के बीच पहले नहीं बनती थी, लेकिन वो जानता था कि जैसे जैसे समय बीतता गया पॉल उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में सार्थक को शायद तब तक एहसास नहीं हुआ कि वो पॉल की कितनी परवाह करता था, जब तक कि उसने उसे खून से लथपथ नहीं देखा था। सार्थक इतना गुस्से में पहले नहीं था जितना कि अब हो गया था। पॉल को खून में इस तरह से लथपथ जमीन पर पड़ा देख एक अजीब सा गुस्सा सार्थक को बुरी तरह से परेशान कर रहा था और वो नहीं जानता था कि क्या उसका उन दोनों द्वारा साझा किए गए वैम्पायर से कोई लेना देना है। काजल ने अपने भाई की ओर देखा जो सार्थक द्वारा काफी दूर फेंका गया था। यह केवल एक ही वार था जो सार्थक ने किया था। सार्थक ने कोई ब्लड पावर या किसी हथियार का उपयोग नहीं किया था, लेकिन फिर भी तापस उठ नहीं पा रहा था। उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। काजल ने सोचा, क्या वो 10वें परिवार का लीडर अपनी कोई शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था? सार्थक के हाथ की तरफ अपनी नजरें कर काजल देख सकती थी कि वो कई जगहों पर कटा हुआ था और उसकी त्वचा फटी हुई थी। काजल के लिए यह एक संकेत था कि तापस ने इसके खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग किया था। फिर भी सार्थक ने अपनी शक्ति के आधार पर काम किया था और उसके भाई की शक्ति को भी पार कर दिया था।
जिसका मतलब था कि वो 10वें परिवार का लीडर वास्तव में बहुत मजबूत था। इसके अलावा काजल ये जानती थी कि अगर जल्दी से उसने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उसका होगा। वो ये होने नहीं दे सकती थी। सार्थक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हें यहां किसने भेजा है? काजल ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो नहीं चाहती थी कि सार्थक का इन्फ्लुएंस स्किल उसके ऊपर काम करे। काजल की आंखें बंद थी और फिर अचानक से उसे अपने चेहरे पर एक जोरदार तमाचा महसूस हुआ। सार्थक ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे नजरअंदाज करना चाहती हो तो यही सही, पर मैं जानता हूं कि तुम दोनों के लिए क्या सही है। तापस अब खुद को जमीन से उठा रहा था। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसके घाव से अभी भी खून बह रहा था और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। जब तापस ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली तो उसने देखा कि उसकी बहन उसकी पीठ के ऊपर एक परछाई के साथ 10वें लीडर के सामने खड़ी थी। 10वें लीडर के पीछे छाया ने एक बड़ी गेंद का आकार ले लिया था और फिर वो परछाई मुंह की तरह खुल गई। तापस ने इसे पहले देखा था। उसने अरमान को इसका उपयोग करते हुए देखा था। ये शैडो ईटर स्किल थी। सार्थक की वो बड़ी सी परछाई आगे बढ़ी और काजल के ऊपर जाकर उसने अपना मुंह बंद कर दिया। सार्थक की परछाई ने काजल की परछाई को निगल लिया और इसके तुरंत बाद वो ऐसा करते हुए तापस की ओर बढ़ गया। और अब तापस की बारी थी। शैडो ईटर सक्सेसफुल। एमसी अंक 120 से बढ़कर 130 कर दिए गए हैं। एमसी अंक 130 से बढ़कर 140 कर दिए गए हैं। सार्थक जानता था कि ये लोग उसे नहीं बताने वाले थे कि उन्हें किसने भेजा है, लेकिन उसके परिवार को इस हद तक चोट पहुंचाने के लिए सार्थक कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सार्थक तंग आ गया था अपने लोगों को हर बार मुसीबत में देख देख कर। वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि आगे से उसके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने से पहले कोई भी 2 बार तो जरूर सोचे। सार्थक चाहता था कि उन दोनों को भी उतनी ही तकलीफ हो जितनी पॉल को हुई। उसका बदला तो सार्थक को लेना ही था। अपनी परछाइयां चले जाने से लगभग तुरंत ही काजल और तापस इस कमजोरी को महसूस कर सकते थे। हालांकि अभी वहां सूरज नहीं निकला था और उनके पास अपनी विशेष जादुई अंगूठियां भी थी, लेकिन फिर भी उनके पूरे शरीर में जलन होने लगी और वो अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस करने लगे। सामान्य वैम्पायर्स की तुलना में वैम्पायर नोबेल्स के लिए यह और भी बुरा एहसास होता है। काजल और तापस दोनों के लिए वो अपनी अंगूठी पर बहुत ज्यादा निर्भर थे और लीडर्स या अरमान की तरह प्रशिक्षित होने के लिए अनिच्छुक थे, जिनमें सूर्य के प्रति स्वाभाविक प्रतिरोध सिखाया जाता था। वो जानते थे कि उनकी परछाई चले जाने से क्या होगा और इस दर्द के साथ अपना बचा हुआ जीवन जीने का विचार काजल और तापस इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सके। सार्थक ने उन दोनों को मरने के लिए वहां छोड़ दिया था, जबकि वो जल्दी से पॉल के पास गया और अपने फ्लास्क से कुछ खून निकालकर उसे पिला दिया, जिससे पॉल तुरंत ठीक हो गया। अब जाकर उसकी जान में जान आई थी। काजल और तापस तब तक कराहते रहे जब तक उन्होंने अंततः यह निर्णय नहीं ले लिया कि उन दोनों के लिए मौत ही बेहतर है। खुद इसे करने की पर्याप्त इच्छा शक्ति न होने के कारण उनमें से हर एक ने अपनी शक्ति से एक दूसरे को खत्म कर दिया। दोनों की गर्दन पर एक साफ प्रहार और दोनों ही मरने की कगार पर आ गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सार्थक उनसे कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि सार्थक की नजर में कोई तो था जो सभी डिटेल्स जानता था। कायरा की प्रतिक्रिया और उसकी बातों के आधार पर उसे पूरा यकीन था कि उसने गलती से उस व्यक्ति को पछाड़ दिया है। यह पहला लीडर था। किसी वजह से वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। अगर सार्थक ने अब उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की तो बहुत सारे लोग थे जो उस लीडर के पक्ष में हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि सार्थक बस बातें बना रहा है या बहाना कर रहा है। अब उसे सतर्क रहना होगा, क्योंकि चिंता करने के लिए बीस्ट और इंसानों के अलावा और भी बहुत कुछ है। सार्थक जिस चीज से खुश था वो थी उसकी शैडो ईटर स्किल। इससे उसके एमसी अंक बढ़ गए थे, जिन्हें सार्थक को लंबे समय से बढ़ाने की जरूरत थी। हालांकि यह देखकर कि काजल और तापस दोनों कितने दर्द में थे, सार्थक जानता था कि यह एक स्किल था जिसे उसे केवल उन लोगों पर उपयोग करना चाहिए जो वास्तव में इसके योग्य थे। पॉल के ठीक होने के बाद सार्थक और पॉल ने काजल और तापस दोनों की लाशों से छुटकारा पा लिया और वापस अंतरिक्ष यान की ओर चले गए। पॉल ने रास्ते में सार्थक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? सार्थक ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन सही था। कायरा उतनी बुरी नहीं है जितना मैंने हमेशा से सोचा था, लेकिन वो ऐसी व्यक्ति है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। उसने जो कुछ किया है उसके लिए मैं अभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं समझ नहीं सकता कि उसने ऐसा क्यों किया। पॉल को सुरक्षित वापस आते देख कायरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और पहली बार जब सार्थक ने यह देखा तो वो वही देख सका जो दूसरे देख सकते थे। कायरा मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। अब वो अपनी नकली मुस्कान के पीछे नहीं छिप रही थी, बल्कि ये कायरा की असली मुस्कान थी। कायरा मन में इस बात को लेकर थोड़ी चिंतित थी कि जब उसके पिता को पता चलेगा तो क्या करना है और क्या कहना है, उन्हें कैसे बताना है कि उनकी योजना विफल हो गई है।
लेकिन कायरा को अब 1 महीने तक ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि अगली रिपोर्ट वो अगले महीने ही देगी। अभी के लिए यह इंतजार किया जा सकता है। अगले दिन चीजें पहले की तुलना में अभी भी व्यस्त थीं। मुख्य शेल्टर में वास्तविक मरम्मत हो रही थी, क्योंकि वो जल्द ही शिकार को फिर से शुरू करने के लिए इसका उपयोग करना चाहते थे। फिलहाल वो केवल छोटी मोटी क्वेस्ट कर रहे थे और कोई बड़ी क्वेस्ट पर नहीं जा रहे थे। लोग अभी भी ठीक हो रहे थे, लेकिन अंततः सार्थक ने सोचा कि नई भूमि का पता लगाने का प्रयास तो करना फायदेमंद होगा। यदि वो बड़े परिवारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो उन्हें न केवल अपने बीस्ट गियर और हथियारों में सुधार करना होगा, बल्कि बाकी सभी के गियर में भी सुधार करना होगा। सार्थक को अपने सब लोगों को मजबूत करने की जरूरत थी, ताकि आज जो पॉल के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। आज तो किस्मत से सार्थक वहां समय रहते पहुंच गया, तो उसने पॉल को बचा लिया था, पर हर वक्त वो अपने लोगों के आसपास नहीं रह सकता। हालांकि इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सार्थक इस समय कुछ नहीं कर सका। उसके आसपास की चीजों को ठीक होने में अभी समय लग रहा था। इस वजह से सार्थक ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वो किसी और चीज, यानी कि खन्ना परिवार पर गौर करना शुरू कर दे। सार्थक ने जिस किसी से भी पूछा या कितनी भी खोज की हो, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था मानो कोई खन्ना परिवार के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, या फिर वो उनके बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते थे। ये बहुत अजीब हो रहा था। अंततः एक व्यक्ति था जिस पर सार्थक भरोसा कर सकता था। कमांड रूम के अंदर सार्थक धैर्य के साथ वीडियो कॉल पर था। वीडियो कॉल पर धैर्य ने पूछा, जरूर, मैं तुम्हारे लिए खन्ना परिवार पर नजर डालने की कोशिश कर सकता हूं, पर क्या तुम खुद अर्जुन से कांटेक्ट नहीं कर सकते हो क्या? सार्थक ने कहा, मैंने अर्जुन से कांटेक्ट करने का बहुत ट्राई किया था। मैंने उसे कई मैसेज भी छोड़े, लेकिन उसने उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि वो मजबूत है, और अगर उसका परिवार भी उसके जितना मजबूत है, तो मुझे संदेह है कि ऐसे कई लोग होंगे जो उन्हें परेशान कर सकते हैं। क्या खन्ना परिवार के लोग मुसीबत में हैं, या फिर खन्ना परिवार ही मुसीबत है? क्या है राज खन्ना परिवार का? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और शानदार कहानी माय वेम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सार्थक ने धैर्य को बताया था कि कैसे हर बार जब उसने खन्ना परिवार का जिक्र किया था, तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। अजीब बात यह है कि वीरानी परिवार का सदस्य धैर्य भी खन्ना परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता था। उनकी फाइलों में कुछ भी नहीं था, और कोई भी रिसर्च इस बारे में कोई परिणाम नहीं ला सकती थी। फिर भी किसी कारण से बिग 3 में से 2 को पता था कि खन्ना कौन थे। रहस्य में एक बार फिर धैर्य की दिलचस्पी बढ़ी, और उसने सार्थक की मदद करने की ठान ली। भले ही वो दोनों करीब ना हो, पर एक दूसरे की किसी भी तरह से मदद कर सकते थे। धैर्य ने उत्तर दिया, मैं मोना के साथ अपॉइंटमेंट लूंगा और देखूंगा कि उसे कुछ पता है या नहीं। इतना कहते ही वो वीडियो कॉल समाप्त हो गई थी। कुछ समय बीत चुका था और धैर्य और मोना के साथ अपॉइंटमेंट का दिन आ गया था। मोना हमेशा की तरह धैर्य के घर आई थी। उन दोनों के बीच अब बहुत बेहतर संबंध बन गए थे, क्योंकि मोना का डिवाइस बनाने का काम पूरा हो गया था और धैर्य ने उसे सौंप दिया था। डेमन लेवल बीस्ट के बारे में जानकारी पहले ही फैल चुकी थी, लेकिन मोना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस खबर को फैलाने के पीछे जिम्मेदार कौन था। भले ही वो धैर्य ही क्यों ना हो, लेकिन अभी उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि धैर्य ने सिर्फ उसको एक डेमन लेवल के बीस्ट के स्थान का खुलासा किया था। उसके पास एक डिवाइस था जो उसे कई लोगों का पता लगाने की अनुमति देता था। वो दोनों हमेशा की तरह अपनी टेबल पर बैठ गए, और जिन लोगों को मोना अपने साथ लाती थी वो भी वहीं थे। वो सभी इस समय धैर्य के रोवर द्वारा परोसे गए सैंडविच खा रहे थे। धैर्य ने पूछा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था कि क्या आप खन्ना परिवार के बारे में कुछ जानती हैं? जैसे ही धैर्य ने यह कहा, लगभग उसी समय उनमें से हर एक ने अपना सैंडविच जमीन पर गिरा दिया। मोना ने कहा, मुझे माफ करना धैर्य, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात नहीं कर सकती। मोना तुरंत उठ खड़ी हुई और जाने के लिए तैयार हो गई। मोना ने जाते जाते कहा, सलाह का एक शब्द धैर्य, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। खन्नाओं से दूर रहो। मोना और वहां मौजूद सभी लोगों के इस तरह के रिएक्शन से धैर्य बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। आखिर उसने ऐसा भी क्या पूछ लिया था? वो सिर्फ एक परिवार के बारे में ही तो पूछ रहा था, और वो सारे लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो किसी खतरनाक चीज की बात कर रहे हो, मानो अगर वो खन्ना परिवार के बारे में कुछ बताएंगे तो मारे जाएंगे। ओबेरॉय परिवार से जो कहा गया था उसे जानने के बाद धैर्य वहीं हार नहीं मानना चाहता था। धैर्य अब इस चीज के पीछे और पड़ गया था। वो जानना चाहता था कि आखिर खन्ना परिवार का क्या रहस्य है। वो सब लोग खन्ना परिवार के नाम से इस तरह का व्यवहार क्यों करने लगते हैं? धैर्य लगातार मोना पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। जितना भी जानकारी वो प्राप्त कर सकता था हासिल करने की कोशिश करता रहा, न केवल सार्थक के लिए बल्कि अपने लिए भी। अब धैर्य को अपनी जिज्ञासा भी उसे प्रेरित कर रही थी खन्ना परिवार के बारे में जानने के लिए। आखिर खन्ना परिवार था कौन?
और क्या ये वास्तव में अर्जुन से जुड़ा हुआ था? धैर्य ने कई लोगों के साथ नए सौदे करने की कोशिश की, मोना को भी और ज्यादा समर्थन और अपने विशेष समर्थन की पेशकश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। मगर धैर्य ने हार नहीं मानी थी, लेकिन एक बार भी उसे ऐसा नहीं लगा कि उसे कुछ पता चल पाएगा। अंत में धैर्य को हार माननी पड़ी और रिपोर्ट सार्थक को वापस दे दी। सार्थक ने कहा, मतलब दूसरे लोगों की तरह बिग थ्री खन्ना परिवार के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे केवल वो ही जानते हैं। फिर भी वो तीनों खन्ना से लगभग डरे हुए लगते हैं। थैंक यू धैर्य, हम अभी भी निर्णय ले रहे हैं कि डेमन लेवल बीस्ट के बारे में क्या करना है। जब ठोस योजनाओं की पुष्टि हो जाए तो हमें बताना। अब सार्थक पूरी तरह से गतिरोध पर था। उसके पास अब कोई लीड नहीं थी, खेलने के लिए कोई कार्ड नहीं था, और उसे यह भी नहीं पता था कि अर्जुन कहां है। सार्थक को केवल इतना पता था कि अर्जुन अपने परिवार के साथ रहने के लिए घर चला गया था। फिर भी वो खुद को रोक नहीं सका, लेकिन अब उसके मन में यह बड़ी चिंता है। कमांड सेंटर में रखी गोल टेबल पर मौजूद समूह ने सब कुछ सुन लिया था। चूंकि इसका वैम्पायर से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए यह कोई रहस्य नहीं था जिसे उसे छिपाने की जरूरत थी। यह जानकर वो ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि सार्थक के ओबेरॉय परिवार के साथ साथ वीरानी परिवार के साथ भी संपर्क थे। यह बच्चा निश्चित रूप से उन सभी को आश्चर्यचकित करने से कभी नहीं चूकता था। सार्थक हर बार कुछ ऐसा करता था जिससे वो कभी कभी सोच में पड़ जाते थे, लेकिन सार्थक चाहता था कि अगर उनके पास कोई विचार है तो वो उनकी बात सुने, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसलिए वो अगले विषय पर चले गए, जो डेमन लेवल बीस्ट के बारे में था। यह पहले से ही तय था कि सार्थक ग्रह की ओर जाएगा। यहीं पर उसकी मुलाकात धैर्य, निशिका और सिया से होनी थी, जिन्होंने जवाब तो दे दिया था लेकिन बोल नहीं सकते थे। सिया और निशिका ने केवल यह कहते हुए एक संदेश छोड़ा था कि वो वहीं मिलेंगी। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सार्थक को कोई खबर नहीं थी, वो था अर्जुन। हालांकि अब वो जो सवाल पूछ रहे थे वो ये है कि क्या वहां पहुंचने पर उनके पास कोई दूसरा लक्ष्य होगा? क्या एक बड़ी टीम या एक छोटी टीम भेजने की जरूरत थी? और क्या सार्थक डेमन लेवल के क्रिस्टल को लेने और चुराने की कोशिश करेगा? यह उनकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालांकि बाकी लगभग सभी लोग इस विचार के खिलाफ थे। उन्होंने सार्थक को यह समझाने की कोशिश की कि डेमन लेवल बीस्ट से लड़ना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और उन्होंने सोचा कि जब सार्थक एक डेमन लेवल बीस्ट को देखेगा तो शायद वो अपना मन बदल लेगा। भले ही सार्थक ने डेमन लेवल के बीस्ट क्रिस्टल को चुराने की योजना बनाई हो, जैसा कि उसने किंग लेवल बीस्ट के साथ किया था जब वो क्रो के बेस पर शिकार के लिए गया था, और अगर सार्थक ने एक डेमन लेवल बीस्ट को मार दिया तो ऐसा करने से दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां उसके पीछे हो जाएंगी। सार्थक मजबूत था, लेकिन वो अभी भी बिग थ्री के लेवल पर नहीं था, और निश्चित रूप से उस लेवल पर भी नहीं था जहां वो उन सभी को रोक सके। यदि एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता तो उनकी सेना को इसकी जरूरत थी, और दूसरों की तुलना में सार्थक की सेना मूंगफली के आकार की थी, या शायद इससे भी छोटी। धैर्य उन लोगों की आंखें थी, और जब ओबेरॉय परिवार आगे बढ़ रहा था तो वो उन्हें बताता था। उनके अनुसार उनके पास दूसरे परिवारों में जासूस तैनात थे, और वो ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि वो क्या करने की योजना बना रहे हैं। सैम ने पूछा, क्या लालवानी परिवार की ओर से कोई हलचल हुई है? कोई कोई और जानकारी? बाबू ने कहा, हाँ, मैंने अपने दोस्त से बात की जो अभी भी राठौर परिवार के बैनर तले हैं। जाहिर तौर पर लालवानी परिवार सिर्फ राठौर परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा उग्र हो रहे हैं। उन्होंने ओबेरॉय परिवार और छोटे मिलिट्री ग्रहों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। उनकी योजना अंततः बिग थ्री के बाकी लीडर्स को कमजोर करने के लिए छोटी शक्तियों को काटने की है। और ईमानदारी से कहूं तो ऐसा लगता है कि यह ज्यादातर काम कर रहा है, क्योंकि ना तो राठौर परिवार और ना ही ओबेरॉय परिवार जवाबी कार्रवाई करने के लिए कुछ कर रहे हैं। वो एक एक करके अपने ग्रहों को उन्हें अपने कब्जे में लेने दे रहे हैं। केवल मिलिट्री ने अभी तक लालवानी परिवार के खिलाफ लड़ने की कोशिश की है। ये अजीब लगता है, लेकिन जो सतह पर दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। सार्थक को भी अब सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी बड़े परिवार के लोग उनकी ये मनमानी कैसे और क्यों सह रहे हैं। जब क्रोगुट जैसा छोटा सा समूह उन लोगों से लड़ सकता है तो वो तो वास्तव में नंबर्स में उनसे ज्यादा ही होंगे, तो फिर वो क्यों चुपचाप ये सब होने दे रहे हैं? ये सब सोच सोच कर अब सार्थक का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो कुछ कहता या सुनता, तभी बाबू ने आगे कहा, वहां गतिविधियां थोड़ी धीमी होनी शुरू हो गई हैं। ऐसा लगता है कि वो हर किसी की तरह डेमन लेवल बीस्ट के शिकार के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कम से कम हम तो यही मान रहे हैं। जब ये मीटिंग समाप्त हो गई तो सभी लोग अपने कमरे में वापस जाने लगे, लेकिन पार्थ ने सार्थक को यह कहते हुए रोक दिया कि वो ऐसा करने से पहले उससे कुछ बात करना चाहता है। पार्थ ने पूछा,
मैं बस तुम्हारे सोल वेपन के बारे में सोच रहा था सार्थक। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये कैसे काम करता है? सार्थक को अपने सोल वेपन के बारे में बात छिपाने का कोई कारण नहीं दिखा, इसलिए सार्थक ने इसे उसी तरह समझाया जैसे सिस्टम ने उस पर अपने इंस्पेक्ट स्किल का उपयोग करते समय समझाया था। और पार्थ सिर हिला रहा था। पहली बार ऐसा लगा जैसे पार्थ सचमुच किसी चीज पर ध्यान दे रहा हो। पार्थ ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, ये मुझे एक ब्लड वेपन जैसा लगता है। जिस तरह से ब्लड वेपन को ठीक से काम करने के लिए खून की जरूरत होती है, ये वैसा ही है। जाहिर है, हालांकि ब्लड वेपन एक स्थायी चीज है और सोल वेपन जैसा कुछ नहीं है। पार्थ ने चलते हुए कहा, चलो ठीक है, थैंक यू ब्रो। इसने सोचने के लिए बहुत कुछ दिया और पार्थ को आश्चर्य होने लगा कि क्या इसके आधार पर सैम का सिद्धांत सही था। हो सकता है कि वैम्पायर्स के पास कोई सोल वेपन हो, उन्हें हथियार बनाने के लिए बस अपने भीतर के ब्लड क्रिस्टल को क्रिस्टलाइज करना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए पार्थ ने अपने सोल वेपन पर सफलता पाने की उम्मीद में मशीन पर काम करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में जाने का फैसला किया। कई दिन बीत गए और कुछ खास नहीं हुआ। सार्थक और उसके साथी तब तक गतिरोध में थे जब तक कि या तो शेल्टर पूरा नहीं हो गया या बिग थ्री में से एक ने अपना अगला कदम नहीं उठाया। लेकिन सार्थक ने अनुमान लगाया कि कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं थी। एक दिन कमांड रूम में जहाज पर एक कॉल आई और जब सार्थक ने देखा कि यह कौन था तो उसकी आंखें चमक उठी। नीचे अर्जुन का नाम लिखा आ रहा था। सार्थक खुश था कि उसे इतने दिन बाद अपने दोस्त से बात करने को मिलेगा। इसके अलावा इस कॉल से वो इसलिए खुश था क्योंकि इससे यह पता चल रहा था कि वो ठीक था, वरना कुछ दिनों से उसे अर्जुन को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। सार्थक को लग रहा था कि अर्जुन शायद किसी मुसीबत में है। सार्थक ने तुरंत इसका जवाब दिया और यह देखने का इंतजार किया कि क्या अर्जुन ठीक है या नहीं। सार्थक ने पूछा, हेलो हेलो अर्जुन, क्या तुम वहां पे हो? लेकिन वहां वीडियो कॉल के दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था और केवल भारी सांसों की आवाज अंदर और बाहर सुनी जा सकती थी। सार्थक इस बार चिल्लाया, हेलो अर्जुन, 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 क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अर्जुन! प्रखर ने मशीनों और तारों को देखते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, ये वीडियो काम करना चाहिए, आवाज क्यों नहीं आ रही है? और तभी वीडियो से एक अनजानी आवाज आई। उस आवाज ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उसे कॉल मत करो। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? गुस्से भरी आवाज में किसी और ने वीडियो में कुछ कहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी और से बात कर रहा था। फिर इस सवाल के जवाब में एक सहमी हुई जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लेकिन वो हमारा दोस्त है, मुझे उसकी जरूरत है। आवाज पहचानी हुई लग रही थी लेकिन बहुत धीमी थी। फिर वो अनजानी आवाज फिर से आई और गुस्से में उस आवाज ने कहा, तुम उसे मरवाओगे। वो यहां आकर क्या करेगा? तुम सच में उसे मरवाओगे, बेवकूफ हो तुम। और फिर आखिरकार एक ज्यादा जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वीडियो में से अर्जुन ने कहा, सार्थक, सार्थक, मैं ठीक हूं, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था। दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। सार्थक ने उत्तर दिया, हाँ, अर्जुन तुम कहां हो? हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, ठीक है? तुम घबराना मत, ठीक है? बताओ तुम कहां हो? अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, ये ठीक है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। तभी एक बार फिर धीमी आवाज अचानक वापस आई, सार्थक प्लीज हमें बचा लो, मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूं सार्थक, प्लीज। और इससे पहले कि सार्थक को कुछ पता चलता, कॉल वहीं खत्म हो गई थी। स्क्रीन पर अभी भी काले रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सार्थक को ऐसा लग रहा था जैसे वो 3 अलग अलग लोगों के साथ बात कर रहा था। प्रखर ने पूछा, ये सब किसके बारे में था? क्या हुआ है अर्जुन के साथ? क्या अर्जुन किसी बड़ी मुसीबत में है? वीडियो कॉल में अर्जुन का वीडियो क्यों नहीं दिख रहा था? क्या करेगा अब सार्थक? कैसे ढूंढेगा अर्जुन को? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और शानदार कहानी माई वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम। हालांकि ये 3 अलग अलग आवाजों की तरह लग रहा था, सार्थक के कान इन आवाजों के अंतर को पकड़ सकते थे। वो सभी आवाजें एक ही व्यक्ति से आ रही थी। आवाजें एक जैसी थी, बस हर एक का स्वर थोड़ा अलग था। उनमें से एक से सार्थक पहले मिल चुका था। ये एक और व्यक्तित्व था जिसे अर्जुन ने अपने अंदर रखा था। तीसरे के बारे में सार्थक को कोई जानकारी नहीं थी। सार्थक ने सोचा, क्या अर्जुन मुझसे और भी कुछ छिपा रहा था जिसके बारे में मुझे नहीं पता था? लेकिन यह विचार नहीं था जो सार्थक के दिमाग में अटका हुआ था, बल्कि ये आखिरी लाइन थी जो सार्थक ने सुनी थी। यदि अर्जुन मुसीबत में था, अपने व्यक्तित्व के आधार पर गंभीर संकट में था, तो उसने कभी भी सार्थक से मदद नहीं मांगी होती। अर्जुन कभी नहीं चाहेगा कि उसे या दूसरों को चोट पहुंचे, लेकिन दूसरा व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से कह रहा था कि वो मुसीबत में है, उन्हें मदद की जरूरत है। सार्थक चिल्लाया, धत तेरे की, मैं ये भी नहीं जानता कि खन्ना परिवार कहां है या वो किस गुट के अंतर्गत है।
इस बुनियादी जानकारी के बिना सार्थक कुछ नहीं कर सकता था। उसने बहुत सोचा कि क्या करना है, लेकिन उन बिग 3 लोगों के अलावा कोई भी कुछ नहीं जानता था जो उसे बताने वाले नहीं थे। सार्थक ने पुकारा, रुको बाबू। ये इतना अचानक था कि इसने बाबू को चौंका दिया। सार्थक ने पूछा, आपने कहा था कि राठौर परिवार आपको बार बार परेशान कर रहा था कि वो किसी प्रकार की मीटिंग करना चाहते थे। बाबू ने पूछा, सार्थक, क्या तुम सच में राठौर परिवार के लोगों को गृह पर वापस आमंत्रित करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? बाबू ने उस आखिरी बात के बारे में सोचकर थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया जो उसने राठौर से उनके कॉल पर कही थी। बाबू ने कहा, हम उन्हें कई हफ्तों से क्रिस्टल नहीं दे रहे हैं। अगर हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की तो मुझे संदेह है कि वो आएंगे भी, खासकर तब जब वो लालवानी से लड़ने में व्यस्त हों और डेमन लेवल बीस्ट के शिकार की तैयारी कर रहे हों। सार्थक ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूं। हम बस कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि अगर हम इसे वहां रखेंगे तो शायद उसे दिलचस्पी होगी। उसे बताएं कि आप एक मीटिंग करना चाहते हैं और यह खन्ना परिवार के बारे में है। यदि सार्थक सही था तो निम्न रैंकिंग वाले परिवार के सदस्य द्वारा परिवार के नाम का उल्लेख करने से उसे तुरंत कार्रवाई करने और आगे जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, खासकर तब जब उन्होंने किसी हमले का सफलतापूर्वक बचाव किया हो। अपना साहस जुटाते हुए बाबू ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था और अपने राठौर परिवार के प्रवक्ता के साथ वापस संपर्क किया और वही कहा जो सार्थक ने कहने का आदेश दिया था। एक मीटिंग की जाएगी जहां राठौर परिवार के लीडर डैनी राठौर और सार्थक आमने सामने मिलेंगे। जब बाबू को राठौर परिवार से संपर्क करने के लिए कहा गया तो वो अविश्वसनीय रूप से घबरा गया था। वो इस समय क्रो बेस पर स्थित अपने ऑफिस में आगे पीछे घूम रहा था और अपना अंगूठा चबा रहा था। राठौर परिवार से बाबू का संपर्क एकमात्र व्यक्ति से था जिसने बाबू को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए और टैक्स भरने के लिए कहा था। लेकिन बाबू जानता था कि यह मीटिंग सार्थक के लिए महत्वपूर्ण है और सार्थक ने बाबू के लिए जो किया उसके लिए वो उसका बहुत आभारी है। आखिरकार बाबू ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठ गया और फोन किया। बाबू को फोन का जवाब मिलने में देर नहीं लगी। बाबू को देखने पर वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव आ गया। वीडियो कॉल में इस राठौर परिवार के आदमी ने कहा, अच्छा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें वापस कॉल करने में बहुत समय लगेगा। क्या बात है, शेल्टर की मरम्मत के लिए धन जुटाने में परेशानी हो रही है या कोई दूसरा परिवार तुम्हें अपने साथ नहीं ले रहा है या शायद लालवानी परिवार वापस हमला करने आ गया है? बाबू ने कहा, देखो, क्या हम अतीत को अतीत रहने दे सकते हैं? बाबू को पहले से ही पता था कि यह वीडियो कॉल में वो राठौर परिवार का आदमी बाबू से इसी तरह तानों में बात करेगा। बाबू ने अपना संयम बनाए रखा और कहा, मैं किसी और बारे में बात करना चाहता था। राठौर के आदमी ने बीच में टोक दिया और कहा, नहीं थैंक यू, मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं। मेरे तुम्हारे इस कॉल को उठाने का एकमात्र कारण तुम्हें झूठी आशा देना था और तुम्हारे चेहरे पर वो भाव देखना कितना अच्छा लगता है मुझे। बाबू ने चिल्लाया, अरे रुको। जैसे ही वो आदमी फोन काटने वाला था बाबू स्क्रीन की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया, तुमने पहले कहा था कि तुम्हारे परिवार का लीडर हमसे मिलना चाहता है, ठीक है? हम स्वीकार करते हैं, बस उन्हें आने दीजिए और हमसे मिलने दीजिए। उस आदमी ने कहा, वो ऑफर पहले का था, अभी हम पहले से कहीं ज्यादा बिजी हैं, समझे? लेकिन आपको बता दूं, भले ही हम बिजी ना भी हों तो भी मैं हमारे लीडर से तुम्हें नहीं मिलवाऊंगा, समझे? उस आदमी के पास यह आखिरी शब्द था और वो कॉल को वहीं समाप्त करने के लिए तैयार था। बाबू सोचने लगा कि क्या किया जाए। क्या उसे इस आदमी से मीटिंग करवाने की भीख मांगनी चाहिए? क्या वो सार्थक के पास जाकर यह कहने वाला था कि वो मीटिंग आयोजित नहीं कर सका क्योंकि ये उसकी गलती थी? बाबू जोर से बोल पड़ा, खन्ना परिवार! वो राठौर सदस्य की उंगली अंतिम कॉल बटन पर घूम रही थी और खन्ना परिवार के नाम को सुनने के बाद उस आदमी की उंगली रुक गई थी। उस आदमी ने कहा, क्या कहा तुमने? बाबू ने कहा, हम खन्ना परिवार के बारे में बात करने के लिए एक मीटिंग करना चाहते हैं। उसके बाद वो कॉल वहीं खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ का आदमी यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि उसे क्या करना है। अगर किसी ने ऐन मौके पर उस नाम का जिक्र नहीं किया होता तो शायद उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं होता। लेकिन किसी तरह क्रो गुट लालवानी परिवार के हमले से बचने में कामयाब रहा था, जबकि बाकी सभी गुट जिन पर लालवानी ने हमला किया था वो बच नहीं पाए थे। उनके पास क्रो गुट पर कुछ फाइलें थीं और उनकी कैलकुलेशन और अनुमान के अनुसार क्रो गुट इस हमले से जिंदा नहीं रहना चाहिए था और अब वो खन्ना परिवार का उल्लेख कर रहे हैं। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि उनके जिंदा रहने का खन्ना परिवार से जरूर कुछ लेना देना है। उस आदमी ने निश्चय किया कि आखिरकार वो इसकी सूचना अपने लीडर डैनी राठौर को जरूर देगा। डैनी एक व्यस्त व्यक्ति था, इसलिए इतने नीचे के लेवल पर चल रही बहुत सारी चीजें आमतौर पर उस तक नहीं पहुंच पाती थी। डैनी ने अपने आप को उन लोगों से घेर लिया था जिन पर उसे भरोसा था। उसका परिवार इतना बड़ा था कि वो हर किसी के कामों में दखलंदाजी नहीं कर सकता था, जो कि उसका मूल उद्देश्य था। और फिलहाल
डैनी लालवानी परिवार द्वारा उसके शेल्टर और बेस पर हमला करने की रिपोर्ट दर रिपोर्ट देख रहा था। रिपोर्ट देखते हुए डैनी ने कहा, ओ भाई विराट लालवानी, तुम बूढ़े और मूर्ख हो चले हो। क्या तुम सचमुच विरोध करने जा रहे हो? क्या ये तुम्हारा अंतिम रुख है? जब डैनी लालवानी के लीडर विराट लालवानी के बारे में सोच रहा था तो उसकी आंखों में काफी उदासी थी। डैनी ने कहा, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही हम बिग थ्री दो हो जाएंगे। निचले गुटों और ग्रहों के बारे में रिपोर्ट्स आमतौर पर डैनी तक नहीं पहुंचती थीं, लेकिन खन्ना परिवार के बारे में खबरें पहुंच चुकी थीं। विचाराधीन व्यक्ति को कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। डैनी अपने सामान्य बड़े सफेद रंग के गाउन के साथ कमल की स्थिति में जमीन पर बैठा हुआ था और उसके लंबे बाल दोनों तरफ लहरा रहे थे। जिस कमरे में डैनी अभी बैठा हुआ था उसमें लकड़ी का फर्श था और डैनी इस समय एक साधारण बड़ी चटाई पर एक तकिया बिछाकर बैठा हुआ था। उस आदमी ने डैनी को बताया कि बाबू ने क्या अनुरोध किया था। उस आदमी ने सुझाव दिया, क्या मैं किसी को वहां पर यह देखने के लिए भेजना चाहिए कि क्या ये आपको फंसाने का कोई जाल तो नहीं है, या फिर ये आप पर घात लगाकर हमला करने की क्रोगुट की कोई योजना हो सकती है? डैनी धीरे से मुस्कुराया और उसकी आंखों ने चांद जैसा आकार ले लिया। डैनी ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर ये घात होता या ये कोई जाल होता तो वो मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे बंधक बना सकते थे? डैनी ने उत्तर दिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, इसलिए तुम भी चिंता मत करो। एहतियात के लिए मैं अपने साथ कुछ अल्टम भी ले जाऊंगा। डैनी के इस जवाब से वो आदमी खुश हो गया। राठौर परिवार में शक्ति के मामले में अल्टम क्लास के लोग सर्वोच्च रैंकिंग वाले सदस्य होते थे। 3 बड़े परिवार सबसे मजबूत परिवार थे और हर कोई ये जानता था, लेकिन अपने खुद के परिवारों के भीतर भी उन्होंने अपनी ताकत को 3 कैटेगरीज में विभाजित कर दिया था। अल्टम शीर्ष पर थे, ये परिवार के लीडर के ठीक नीचे सबसे मजबूत होते हैं। फिर मेडियस क्लास उनके ठीक नीचे का क्लास था। ये आमतौर पर उनकी सेनाओं के कमांडर होते थे, जैसे गोपाल जिसे सार्थक ने हराया था। और फिर इसके बाद आते हैं हुमिलियस। जो लोग दूसरे गुटों पर हमला कर रहे थे वो सबसे निचले क्लास हुमिलियस क्लास के थे। हालांकि क्रो गुट के पास एक मीडियस था और डैनी को उसके सामने मौजूद जानकारी के आधार पर यह पता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे क्रो गुट में से कोई भी राठौर परिवार के मीडियस को हरा सके। डैनी को दी गई रिपोर्ट में कुछ और भी बातें लिखी गई थी। यात्रियों के सिस्टम के अनुसार क्रो गुट भंग कर दिया गया था। जब बाबू की आईडी देखने की कोशिश की गई तो वो देख सकते थे कि बाबू ने अपने नाम को एक नए गुट में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह नया गुट शापित परिवार था और बाबू का नाम इसी गुट के अंदर लिखा हुआ था। डैनी ने सोचा, ये नाम, इस नाम को देखकर यादें ताजा हो गई। मुझे उस इंटर मिलिट्री टूर्नामेंट में शापित बच्चा नामक एक निश्चित बच्चे की याद आ गई। जहां तक मुझे याद है वो बच्चा भी खन्ना परिवार द्वारा संरक्षित था। मीटिंग तय हो गई थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब सार्थक और डैनी राठौर का आमना सामना होने वाला था। राठौर ग्रह पर परिवार के सभी सदस्य और लगभग सभी गुट के सदस्य वर्तमान में शापित परिवार के जहाज पर रह रहे थे। इस बार किसी ने शिकायत नहीं की जब उन्होंने उन्हें बताया कि राठौर परिवार आ रहा है और उन्हें स्थानांतरित होने की जरूरत है। पिछली बार से उन्होंने सीख ले ली थी। यह स्पष्ट करने के लिए कि वो लड़ना नहीं चाहते थे और केवल बात करना चाहते थे, सार्थक ने केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही मीटिंग में शामिल होने के लिए चुना था। सार्थक अपने साथ अपने साथियों पार्थ, पॉल और कायरा को लाया था। इनके अलावा पूर्व क्रो गुट के सदस्यों बाबू, लैला, नितिन और मेघा को भी साथ लाया था। सार्थक सैम को भी साथ लाया था क्योंकि वह सार्थक की टीम का एक प्रमुख सदस्य था। इन सब के अलावा वहां दिनेश भी मौजूद था। वर्तमान शापित गुट के लिए ये वो लोग थे जिन्होंने उनकी जान बचाई थी और बेस के लोग जिनका सम्मान करते थे। वहां एक और व्यक्ति था, प्रखर या ठंडा व्यक्ति, जैसा कि उसे अक्सर उसके दोस्त कहते थे। समूह पुराने क्रो बेस के सामने खड़ा हुआ था और राठौर परिवार के लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। फिर एक मामूली आकार के जहाज ने ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश किया। इस जहाज के अलावा इसने उनके किसी भी सेंसर को बंद नहीं किया था और अधिकतम वो बोर्ड पर 20 लोगों को फिट करने में सक्षम थे। ये देखकर राहत मिली क्योंकि वो सभी अपने साथ सेना ला रहे थे, तो वो टेलीपोर्टर के माध्यम से इसे बंद करने के लिए तैयार थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी बात रख दी है और वो सचमुच बस बात करते रहेंगे। पॉल ने उनसे कहा कि वो ऐसा करेंगे क्योंकि उन्होंने दिन के अंत में क्रो गुट को कभी खतरे के रूप में नहीं देखा। भले ही वो दूसरे बड़े परिवार में जाने के लिए सहमत हो, लेकिन उन्हें दंडित करना उनके समय के लायक नहीं था। इसके बाद वो जहाज उतरा और रेलिंग को नीचे गिरा दिया गया।
उतरने वाला पहला व्यक्ति वो व्यक्ति था जिससे बाबू लगातार वीडियो पर बात करता था। उस आदमी ने कहा, ओहो, तो आखिरकार मुझे उस असभ्य आदमी का चेहरा देखने को मिल ही गया जिसे बात करने की तमीज नहीं है। बाबू ने उत्तर दिया, हेक्टर, उस घटना से पहले क्या हमारे बीच कभी कोई बहस हुई थी? इसके अलावा आज का दिन हमारे बारे में नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए बाबू ने बात को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी मीटिंग किसी गलत दिशा में पहुंच जाए। हेक्टर ने शुष्कता से कहा, हाँ, क्या सच में? क्या हेक्टर और बाबू की यह बहस कुछ बड़ा रूप ले लेगी? आखिर क्या बात होने वाली है सार्थक और डैनी के बीच? क्या फैसला होगा इस मीटिंग का? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माई वेम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जहाज से अल्टम वर्ग के 5 सदस्य बाहर निकले। ये देखकर वहां बाहर मौजूद बाकी लोग गश खाकर गिर पड़े। उन्होंने राठौर परिवार के लोगों के नियमित कपड़ों की तुलना में अलग कपड़े पहने हुए थे, और कोई भी उनके मार्शल आर्ट के कपड़ों के रंग से पता लगा सकता था, जो कि सुनहरे रंग के थे। राठौर परिवार के साथ काम करने के बाद क्रो गुट के लोगों ने कभी भी ह्यूमिलियस क्लास के ऊपर रैंक वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था, और वो उनकी शक्ति को जानते थे। अंत में जहाज से बाहर निकलने वाला आखिरी व्यक्ति डैनी राठौर था। डैनी के चेहरे के निचले हिस्से को उसने एक छोटे से धातु के पंखे से ढक रखा था, और दोनों ओर से केवल उसकी आंख और लंबे बाल ही दिख रहे थे। पिछली बार जब सार्थक ने डैनी को देखा था तो वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। दोनों समूहों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। हेक्टर ने कहा, हमें अंदर चलना चाहिए। इसके बाद वो सभी अंदर चले गए और सभी एक बड़ी गोलाकार टेबल के चारों ओर जाकर बैठ गए। राठौर की ओर से केवल हेक्टर और डैनी ही टेबल पर बैठे थे। बाकी लोग खड़े रहे, लेकिन उन्होंने डैनी के आसपास ही खड़े रहना सुनिश्चित किया। हेक्टर ने कहा, अब बात करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहले तो हम ये मीटिंग शुरू करने से पहले ये मान लेते हैं कि वो घटना पहले कभी घटित हुई ही नहीं थी। हेक्टर ने बाबू की ओर देखते हुए कहा, और ये मीटिंग कैसी होती है इस बात पर निर्भर करेगा कि क्रो गुट और राठौर परिवार अभी भी एक साथ काम कर सकते हैं या नहीं। हमारी ओर से कई सारे सवाल हैं। तुम्हें हमसे संपर्क करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? तुम लालवानी परिवार के हमले से कैसे बच निकले? और तुम खन्ना परिवार के बारे में कैसे जानते हो? जब हेक्टर ने बात की तो उनके सभी शब्द बाबू को संबोधित थे, और बाबू ने हेक्टर की ओर एक टक बिना कुछ कहे देखा। हेक्टर ने कहा, तुम चुप क्यों बैठे हो बेवकूफ आदमी? कुछ बोलोगे या नहीं, या फिर यहां हम सिर्फ अपना समय बर्बाद करने आए हैं? बाबू ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि तुम्हें यह तो पता ही होगा कि क्रो गुट अब नहीं रहा। तभी डैनी ने हेक्टर के कंधे पर अपना हाथ रखा और शांत रहने को कहा। डैनी ने कहा, हेक्टर, मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा अगर तुम मुझे बात करने दो। डैनी ने मेज के उस पार सार्थक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो हेक्टर, इस पूरे समय तुम गलत व्यक्ति से बात कर रहे थे। क्या यह सही नहीं है? जैसे ही डैनी अपने जहाज से बाहर निकला, डैनी सार्थक से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। मीटिंग के दौरान शुरू से ही पूरे समय हेक्टर बाबू की ओर ही देख रहा था। उसने वहां मौजूद अन्य लोगों पर नजर डाली ही नहीं थी, लेकिन यह उसके दिमाग में नहीं आया था कि शायद बाबू अब इस गुट का लीडर नहीं था, खास करके जब से क्रो गुट को भंग कर दिया गया था। लेकिन हेक्टर ने सोचा था कि अगर कोई नया लीडर यहां की सत्ता संभालेगा तो वो उसे तुरंत पहचान लेगा। हेक्टर वो था जो अक्सर दूसरे मध्यम आकार के गुटों के साथ बातचीत करता था, इसलिए उसने डेनिस को पहचान लिया था, जो एक आश्चर्य था। हेक्टर लिंडा के बारे में भी जानता था, लेकिन बाकी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसने सिर्फ ये सोचा कि ये लोग शायद इस गुट के कुछ उल्लेखनीय सदस्य होंगे। अब डैनी वहां सबसे कम उम्र के लोगों में से एक से बात कर रहा था। हेक्टर ने सोचा, ये बच्चा कैसे एक लीडर बन सकता है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डैनी उसे कैसे जानता है। सार्थक ने कहा, तुम्हें मैं याद हूं? डैनी और सार्थक की पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, और आमतौर पर ऊंचे पदों पर बैठे लोग शायद ही किसी छात्र के चेहरों को याद रखने की जहमत भी उठाते होंगे। डैनी फिर मुस्कुराया, बेशक मुझे तुम अच्छे से याद हो। तुमने इंटर मिलिट्री बेस्ड टूर्नामेंट में काफी प्रभाव डाला था, और एक से ज्यादा कारणों से तुम उस इवेंट में मशहूर हुए थे। क्या तुम ही वो कारण हो जिससे क्रो लालवानी परिवार के लोगों से भिड़ सके और जिंदा बचकर आ सके, या फिर क्या तुम्हें कोई बाहरी मदद मिली थी? डैनी इस समय बहुत शांति से बात कर रहा था। वो इतनी सहजता से बोल रहा था कि दूसरों को उसकी बातें सुनकर थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। अभी वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक के ठीक सामने बैठे थे। एक गलत शब्द इस व्यक्ति को परेशान कर सकता है, और उन्हें एक सेकंड में मौत की सजा दी जा सकती है। राठौर को यह पता था कि अधिकांश लोगों के लिए किसी लीडर से बात करना भी मुश्किल होगा, और इसीलिए वो हमेशा अपनी ओर से बोलने के लिए किसी को लेकर आते थे।
इस बार डैनी अपने साथ बात करने के लिए हेक्टर को लेकर आया था। बाबू को खुशी थी कि वो इस समय हॉट सीट पर नहीं था और इस बात से प्रभावित था कि सार्थक अभी तक न घबराया था और न ही टूट रहा था, जबकि बाकी सभी लोग इसे खत्म करना चाहते थे और यहां से जल्दी भाग जाना चाहते थे। सार्थक कई चीजों के बारे में सोच रहा था जो वो पूछना चाहता था। अब वो अंततः 3 बड़े लोगों में से एक के सामने बैठा हुआ था। सार्थक ने भ्रमित होकर उत्तर दिया कि बाहरी मदद? हमें थोड़ी सी भी मदद नहीं मिली, बल्कि हमें कोई मदद नहीं मिली। राठौर परिवार से कभी कोई सामने आया ही नहीं और यहां केवल इन लोगों के कारण ही मैं और आप मिल पा रहे हैं। सार्थक ने डैनी के सवाल की गलत व्याख्या की थी। उसने सोचा कि बाहरी मदद से डैनी शायद राठौर परिवार का जिक्र कर रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। हेक्टर ने कहा, हमारे लीडर से इस लहजे में बात मत करो। यह स्पष्ट था कि सार्थक राठौर से खुश नहीं था। डैनी ने कहा, उसे बोलने दो उसे। सार्थक, ऐसा लगता है तुम्हारे मन में हमारे प्रति बहुत गुस्सा है। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने सोचा था कि हम साथ में अच्छे से रहेंगे, खासकर भविष्य में। तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सार्थक ने पूछा, राठौर परिवार इस युद्ध से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आखिर आप लोग इस लड़ाई में लड़ ही क्यों रहे हो? डैनी ने कहा, वाह, तुम तो एकदम डायरेक्ट बात करते हो, बिल्कुल सीधे और निर्भीक, है ना सार्थक? लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि तुम खुद इसका जवाब जानते हो, है ना? तुमने कई अन्य लोगों की तरह इस लड़ाई में मिलिट्री में शामिल नहीं होने का विकल्प क्यों चुना? इस समय इंसानी प्रजाति पतन के कगार पर है। हमारे पास एक संतुलन था जिसने इंसानों को और इस दुनिया को संभाले रखा था, जो किसी भी पल खराब हो सकता था, और अब हमें इस संतुलन को एक बार फिर से बनाना होगा सार्थक। मिलिट्री ने पृथ्वी की शक्ति और इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों की ताकत को अपने पास ही रखा है और केवल उन लोगों को ही सबसे ऊंचे पद पर जाने की अनुमति दी है जो उनके वफादार हैं। उन्होंने उसी को चुना जिसे वो प्रभारी बनाना चाहते थे। उन्होंने क्या सोचा था कि लोग शिकायत नहीं करेंगे और वो बस आराम से बैठेंगे और इस नाइंसाफी को हमेशा के लिए चलने देंगे? मिलिट्री का पूरा सिस्टम केवल त्रिपाठी के कारण काम करता था। चीजों को किसी पर थोपने और उन्हें मजबूर करने की बजाय हमारा मानना है कि दुनिया के लिए अपने नेचुरल फ्लो में जाना सबसे अच्छा तरीका है। इक्वालिटी। इस दुनिया में हर किसी को उचित मौका मिलना चाहिए। हम सभी लोगों को उपकरणों का एक ही सेट प्रदान करना चाहते हैं। जो लोग स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हैं, वो टॉप पर पहुंचेंगे और टॉप पर ही बने रहेंगे, जैसा कि दुनिया चाहती है। इस समय डैनी की बात सुनकर पार्थ अपना सिर बहुत जोर से खुजा रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि डैनी क्या कहना चाह रहा था, और दूसरे भी पार्थ की बात से सहमत नजर आए। डैनी ने समझाते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि आप सभी थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु है जो हवा में 2 मीटर ऊपर है। अब आपके पास 3 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी पहुंच 1.5 मीटर है, दूसरा जिसकी पहुंच 1 मीटर है, और आखिरी व्यक्ति जो जमीन से ऊपर भी नहीं उठ सकता है। न्यूट्रल रहना एक अजीब शब्द है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें खुद को भगवान के स्थान पर कभी नहीं रखना चाहिए। अगर हमें इन 3 लोगों की मदद करनी है तो हम उनकी समान रूप से मदद करेंगे। हम उन्हें खड़े होने के लिए एक बॉक्स प्रदान करेंगे और इनमें से हर एक बॉक्स का आकार समान होगा। अब बॉक्स का उपयोग करके पहला व्यक्ति तो आसानी से उस आइटम तक पहुंच सकता है, दूसरा व्यक्ति थोड़ा संघर्ष करके उस चीज को हासिल कर सकता है, जबकि तीसरा व्यक्ति वो अभी भी उस चीज तक नहीं पहुंच सकता है, जैसा कि दुनिया ने इरादा किया था। हम इंसानों की बजाय प्रकृति को यह तय करना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है। पार्थ फुसफुसाया, क्या कोई इसकी बात को समझ पा रहा है? पॉल ने उत्तर दिया ताकि हर कोई सुन सके, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर रहा है। शक्ति के ऊंचे लेवल को कौन सीख सकता है, यह तय करने में मिलिट्री के हस्तक्षेप के साथ वो कह रहे हैं कि हम तय करते हैं कि टॉप पर किसे रखा जाए। कभी कभी ऐसे लोग भी ऊपर उठेंगे जो इसके लायक नहीं थे। उनके छोटे बॉक्स वाले केस में कुछ लोग उन तीनों को 3 अलग अलग आकार के बक्से देने का सुझाव देंगे। इस तरह वो सभी आइटम तक पहुंच सकते हैं। सार्थक ने कहा, और आपको लगता है कि इससे लड़ाई रुक जाएगी? जिन्हें टॉप पर होना है वो टॉप पर हैं। तो हाँ, यही कारण है कि जब मैं लीडर बना तो मैंने तय किया कि जो तकनीकें मैंने सीखी उन्हें राठौर परिवार के हर एक सदस्य को दिया। अगर किसी समय कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उठता है और मेरी जगह लेने की कोशिश करता है तो मैं उससे नहीं लड़ूंगा। उन्हें उचित रूप से वही मौका दिया गया है जो बाकी सभी को मिला था, लेकिन यह उनके लिए नहीं था। सार्थक ने पूछा, फिर मुझे कुछ पूछना है। आपने कहा था कि आप सभी को उपकरणों का एक ही सेट देना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? डैनी ने कहा, निश्चित रूप से उपकरणों का एक ही सेट राठौर की शक्ति होगा। यदि हर किसी के पास बिजली की शक्ति है, जो इंसान को ज्ञात सबसे मजबूत शक्ति है,
तो सभी के पास टॉप पर पहुंचने का समान मौका होगा, प्रकृति के नेचुरल फ्लो को परेशान किए बिना। जिनके पास पहले से ही शक्ति है वो अंततः उत्तीर्ण होंगे और एक दिन हर किसी के पास हमारी शक्ति होगी। ये सुन रहे बाकी लोगों को लगा कि डैनी राठौर थोड़ा पागल है। वो सोचने लगे कि यदि सभी लीडर्स को ऐसा ही लगता है तो फिर सही है कि दुनिया युद्ध के कगार पर है। फिर भी ये लोग दुनिया को बचाने की कोशिश करने की बजाय इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थे कि इंसानी जाति को कैसे चलाया जाना चाहिए। सार्थक ने कहा, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। इस बात ने कई लोगों को हैरान कर दिया था। सार्थक ने आगे कहा, लेकिन जब आप मर जाएंगे तो क्या होगा? यदि अगले लीडर के आदर्श आपके आदर्शों से मेल नहीं खाते हैं तब आम जनता का क्या होगा? अचानक से वो वही करने का निर्णय ले सकते हैं जो मिलिट्री ने किया है, खुद को और अपने परिवार को सबसे ऊपर रखते हुए। क्या यही वजह नहीं है कि 3 बड़े परिवार आज भी इसी सोच के साथ रहते आए हैं? हर कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता। किसी ना किसी समय पर हमें अपनी जिम्मेदारी किसी अगले व्यक्ति को सौंपनी ही होती है। मैं केवल वही कर सकता हूं जो मैं अपने समय में करना चाहता हूं। सार्थक ने आखिरी सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि यह उसकी अपनी खुद की चिंता का विषय था। भले ही सार्थक इस समय दुनिया के काम करने के तरीके को बदल दे, लेकिन उसके मरने के बाद ये सब पहले जैसा हो सकता है। हालांकि सार्थक एक वैम्पायर था, एक ऐसा प्राणी जो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। यह सुनकर कि डैनी को अपने आदर्शों के साथ थोड़ी मदद मिली, उसे भविष्य के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक उन्होंने अपने वर्तमान समय में लोगों के जीवन को बेहतर बनाया तब तक ये पर्याप्त था और उम्मीद है कि ये भविष्य में दूसरों को भी ये सबक दे सकेंगे। सार्थक ने कहा, यह मेरा आपसे आखिरी सवाल है। मैं समझ सकता हूं कि अब आपने बाकी शेल्टर्स की मदद क्यों नहीं की। आपने जो किया वो आपने क्यों किया वो आपका मामला है। लेकिन जो बात मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं वो ये कि आपने ये युद्ध आखिर शुरू ही क्यों किया। आप कम से कम डामे से निपटने तक इन विवादों को सुलझाने की कोशिश कर सकते थे। मतलब राठौर परिवार ने सबसे पहले हमला क्यों किया था और अब आप क्या करने वाले हैं? क्यों डैनी राठौर ने यह युद्ध शुरू किया? क्या वजह रही होगी राठौर परिवार की यह युद्ध शुरू करने की? या फिर इन सब का ताल्लुक खन्ना परिवार से है? और अर्जुन के साथ क्या किया होगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और शानदार कहानी माई वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।